Welcome back into the course of learning C++ and object oriented programming. आज की इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर की जो सिलसिला हमने शुरू किया था ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के हवाले से। जैसे कि पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से बात की थी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। इट इज़ जस्ट टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, और इसके डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको समझाए थे और सबकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। आज की जो हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं उसमें सबसे पहले है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ये क्या होते हैं और हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको क्यों यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चलता है कि ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। दे आर यूज टू असाइन वैल्यूज़। ठीक है, ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ को असाइन करते हैं इनटू द वेरिएबल्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5। अब इंट x इज इक्वल टू 5 क्या करता है, इंट x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता है, और ये जो इक्वल है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्यूटर को क्या बताता है कि भाई ये जो 5 मेरे आगे लिखा गया है इसको डायरेक्ट स्टोर करना है कहाँ पर, इन द वेरिएबल या इन द कंटेनर x। ठीक है, तो ये 5 को x के अंदर रखने का जो काम है या x को हवाले करना, x के अंदर स्टोर करना, ये किसने किया, ये इस ऑपरेटर ने किया है। ठीक है, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह जब हम कहते हैं कि इंट y इज इक्वल टू 15, तो ये क्या करता है, y नाम के वेरिएबल में 15 को स्टोर करता है। अब मैं अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लिखूंगा तो ये एक वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये एक गलत नाम भी हो, क्योंकि वो एक अलग डिबेट है कि वेरिएबल की नेमिंग कैसे करनी है। बट ये है कि यहाँ पे अब y के अंदर 15 स्टोर नहीं होना है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल और इसकी जो वैल्यू होती है उसके बीच में क्या लिखना होगा, इक्वल टू का साइन लिखना होता है। और इस इक्वल टू के साइन को हम एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आई होप कि यू गॉट दिस पॉइंट। ये बहुत अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स है क्या और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं। कितनी चीज़ों को, दो चीज़ों को अगर आपने कंपेयर करके चेक करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ टू डिफरेंट वेट्स है आपके पास, तो इसमें कौन सा ज़्यादा हैवी है, ये चेक करना कंपैरिजन कहलाता है। या दो नंबर्स हैं आपके पास, इनमें कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, या डिसाइड करना, इसको हम कंपैरिजन कहते हैं। और प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो इसके लिए आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करने होंगे। जिस तरह अगर आपने कैलकुलेट करना है कि चीज़ों को, तो उसके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इस तरह अगर आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इस कंपैरिजन्स को प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो ऑपरेटर्स कहलाते हैं उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। और ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये सारे हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसको हम ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं, टू चेक स्मॉलर देन तो ये हम यूज़ करते हैं, टू चेक ग्रेटर देन और इक्वल टू तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, टू चेक स्मॉलर देन और इक्वल टू तो हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर दो चीज़ों की आपस में इक्वालिटी देखनी है कि आया वो आपस में इक्वल है या नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। सही है, और कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यूँ नेगेशन इसको हम कहते हैं और इक्वल लिखते हैं। अब ये जो इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, ये जो उल्टा आई आपको नज़र आता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको यहाँ पे हम नॉट कंसीडर करते हैं। और ये जो है एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कैसे रीड किया जाता है, इक्वल टू। तो इसके आगे अगर आप ये नेगेशन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा नॉट इक्वल टू। यानी ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी रिजल्ट को हमने कंप्लीटली रिवर्ट या रिवर्स करना हो। ठीक है, अच्छा तो ये काम कैसे होगा, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। हर एक ऑपरेटर को मैं यूज़ करूँगा और इसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल अच्छा, ये दो वैल्यूज़ पहले ही हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 15। ये देता हूँ कि सी आउट, मुझे बताओ कंप्यूटर, तो मुझे बताओ क्या बताना है कंप्यूटर ने मुझे। मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि सी आउट आप मुझे बताओ कि एक्स जो है
यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक के लिए भी ज़रूरी है, बट वहाँ पे अगर आप ना भी लिखें तो इतना इशू नहीं होता, बट कंपैरिजन में आप लिखेंगे तो बहुत ज़रूरी है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है पैरेंथेसिस के अंदर ऑपरेटर्स को यूज़ करना। अच्छा, मैं कंप्यूटर बुद्ध के आप मुझे ये बताओ कि एक्स, मैं कहता हूँ कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अब आपने मुझे बताना है कि वाक़ई में ये ग्रेटर देन वाई है या नहीं है। मेरी बात चेक कर लें कि मेरी बात ठीक है या गलत है। ये कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हमेशा आप याद रखें, एक जब आप कंपैरिज़न करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सही या गलत, ठीक है? या कम या ज़्यादा। तो ऐसे केसेस में हम ट्रू और फॉल्स को कंसीडर करते हुए कंप्यूटर की रीडिंग को चेक करते हैं। आप कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये सही है या गलत है? बज़ाहिर अगर हम यहाँ पे देख लें तो x 5 है और y क्या है 15 है। बज़ाहिर अगर मैं कह देता हूँ अब कि x y से बड़ा है, यानी कि 5 15 से बड़ा है, तो मेरी बात क्या है, गलत है, ठीक है। बट कंप्यूटर को चेक करना है मैंने, और कंप्यूटर से ये बात चेक करवाना है कि कंप्यूटर इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं सी आउट के थ्रू कंप्यूटर को कहता हूँ कि आप मुझे बताओ या एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अगर सही है तो वो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा 1, क्योंकि कंप्यूटर में ट्रू और फॉल्स का मतलब हमेशा 1 और 0 से कंपेयर किया जाता है। तो जब वो आपको 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रू, और जब वो आपको 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब होता है कि फॉल्स, ठीक है। बट फ़िलहाल मैं इसको एज़ इट इज़ रख देता हूँ और प्रिंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने सबको यूज़ करना है और फिर सबके रिज़ल्ट एक साथ चेक करने हैं। तो मैं फ़िलहाल इंड एल करके इसको यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहूँगा, ताकि जब हम इसकी आउटपुट रीड करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता हो कि ये जो आउटपुट हमें मिला है ये किस ऑपरेटर के नतीजे में हमें आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए डबल कोट्स को यूज़ करूँगा और इन डबल कोट्स के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। डिस्क्रिप्शन सिंपल है, और वो ये है कि यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GREATER ग्रेटर देन। ये जो हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये क्या कहता है कि वाकई में एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है या नहीं है। सो हमारे पास मैसेज कैसे होगा, ये सी आउट करेगा कि ग्रेटर देन सेज दैट 1 या 0। अगर सेज दैट 1 आ गया, यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं कि आपकी बात ठीक है। बट अगर आपको 0 रिटर्न करता है तो आपने इसका मतलब यूँ समझना है कि ग्रेटर देन ऑपरेटर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ये बात गलत है, तो इसलिए मैं 0 रिटर्न कर दूँगा। और जल्दी-जल्दी मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेस देन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और ये हो गया। कंट्रोल वी के थ्रू हमने दोबारा कर दिया, और अब जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चेक करते हैं। ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू सेज दैट, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू दो चीज़ें चेक करता है कि अगर x ग्रेटर देन है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर x इक्वल है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हो गई। फिर इसके नीचे आते हुए कंट्रोल वी करते हैं, और अब हम लेस देन को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्या कहता है, वो हमें यहाँ पे इम्प्लाई करके नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी ये आप चेक करेगा कि अगर x y से कम है तो भी मैंने ट्रू रिटर्न करना है, और अगर x जो है y के बराबर है तो भी मैंने ट्रू रिटर्न करना है। ये दो चीज़ें चेक करता है। ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या कहेगा, हम वन बाय वन एक को मौका भी देंगे, वैल्यू चेंज करते रखेंगे, और इनकी आउटपुट भी हम चेक करते रहेंगे। बट अब तक के लिए आप ये देखते रहिए कि हम इन ऑपरेटर को यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
तो कंट्रोल वी के थ्रू हम दोबारा कह रहे हैं, और यहाँ पे अब कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है हमने, इक्वल टू क्या चेक करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो द इक्वल टू ऑपरेटर is that, और इक्वल टू ऑपरेटर के हाथ थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है या नहीं है। इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। नेगेशन को हम यूज़ करते हैं टू चेंज दियर ओपिनियंस या दियर रिजल्ट्स। अब ये जो वैल्यूज़ हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई एरर हमें नज़र आ गया, यहाँ पे हमें यू लिखना था। ठीक, और ये सारी जगहों पे हमने इस तरह करना है, क्योंकि आप जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के बाद आपको ये पुट टू ऑपरेटर जो है यूज़ करने होंगे टू ऐड अनदर वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ अपडेट करना है, और यहाँ पे भी अपडेट करना है, और यहाँ पे भी हमने अपडेट करना है। ओके, अब दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि इस बार इसमें कोई एरर है या नहीं है। अच्छा, कंपाइलेशन में कोई एरर नज़र नहीं है, बट रनिंग से पहले मैं आपको कह देता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज़ कर लें और ख़ुद से डिसाइड कर लें, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आप मेंशन करें। x इज़ ग्रेटर देन 15 है या नहीं है? आपकी नज़र में ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए या गलत? x के अंदर 5 है, 15 के अंदर क्या है? वो y के अंदर 15 है। सो ये x 15 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये कि ये कंडीशन हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करें? वो ये इसको यहाँ पे इसको रिटर्न करना चाहिए 0, यानी कि आप जो कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये बात गलत है। तो यहाँ पे 0 रिटर्न होना चाहिए। ये क्या कहता है, x लेस देन y, वाक़ई में x लेस देन y है, तो इसको रिटर्न करना था 1, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इन दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू है। x की अगर आप देखें तो ग्रेटर देन y तो नहीं है, बट इक्वल टू y भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये हमें रिटर्न करेगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे गलत है, या ये जो ऑपरेटर है ये आपको डिसाइड कर देता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y पे अगर आप देखें तो यहाँ भी दो चीज़ें चेक की जा रही है। x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y ट्रू, r इक्वल टू y, r के अंदर जब हम बात करते हैं ग्रेटर देन r, तो r का मतलब ये है कि दो में से कोई एक भी ट्रू होता है तो आपको ट्रू प्रिंट करना है। अब यहाँ पे इक्वल टू y अगर x नहीं है तो लेस देन तो y ज़रूर है, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे रिटर्न 1 आना चाहिए, यानी ये बात ट्रू है कि x लेस देन y है। हाँ, इसी तरह यहाँ पे अगर चेक करना है कि x और y आपस में बराबर है, तो हरगिज़ वो आपस में बराबर नहीं है, तो इसको 0 रिटर्न करना है। ओके, चेक करते हैं कि कंपाइलर क्या ऐसे ही करता है। आप इस पैटर्न को याद रखिए, 0 1 0 1 1, सॉरी 0 1 0 1 और फिर 0। ये आप देख लें, 0 1 0 1 और फिर 0, यानी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें आंसर दे दिया। इट मीन्स दैट कि ये करेक्टली काम कर रहा है। तो इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह चीज़ों को कंपेयर करता है। देखें, यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 15 कर दूंगा, तो इसका मतलब ये कि अब ये क्या करेगा, ये सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आपकी नज़र में x इज़ ग्रेटर देन y नो इक्वल है, तो यहाँ पे 0 टिक अपनी जगह। x इज़ लेस देन y, ये भी गलत है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू y में आप देखें तो इक्वल टू y ज़रूर है, तो इसका मतलब ये कि वन कंडीशन ट्रू है, अब ये 1 रिटर्न करेगा। इस तरह लेस देन और इक्वल टू y में लेस नहीं है बट इक्वल ज़रूर है दोनों आपस में, तो ये भी 1 रिटर्न करेगा। और इक्वल टू अगर आपने चेक करना है कि वाकई में दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा इस बार। क्यों? क्योंकि आप दोनों इक्वल है। तो आप पैटर्न क्या बनना चाहिए, 0 0 ट्रिपल 1। ठीक है, हम इसको कंपाइल करते हैं एक बार और इसके बाद रन करते हैं। देखें, 0 0 1 2 3 ट्रिपल 1 इक्वल टू ऑपरेटर सेज दैट 1, मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी 1 का मतलब ट्रू। लेस देन और इक्वल टू सेज दैट 1, यानी ट्रू है ये बात भी कि अब इस टाइम जो x की वैल्यूज है वो आपस में इक्वल है। और लेस देन क्या कहता है, 0, लेस देन कहता है 0, मतलब क्यों 0, फॉल्स है ये बात के x की वैल्यू जो है वो y से लेस है। क्यों? क्योंकि अब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं टू कंपेयर एनी टू थिंग्स। ओके, इसके अलावा अगर आपने नॉट इक्वल टू यूज़ करना है तो नॉट इक्वल टू आप कैसे यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी रिजल्ट को अगर आपने रिवर्स वे में लिखना है तो इसके साथ आप नॉट इक्वल टू लिख दें। मतलब कैसे? जैसे कि आपको अभी पता है कि ये जो इक्वल टू है, इसकी एग्जांपल ले लें। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये हमें वन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई वाकई में आपस में इक्वल है। बट मैं अगर इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज किए बगैर इसका ओपिनियन या उसका रिजल्ट चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसके लिए नॉट इक्वल टू का यूज़ करूंगा, यानी नेगेशन और फिर इक्वल टू करके उसी ब्रैकेट के बाहर लिखना है जिसके अंदर आपने कंडीशन लगाया है। अब क्या होगा? इसका जो भी रिजल्ट होगा, पहले 1 शो कर रहा था, अब ये 0 शो करेगा क्योंकि नेगेशन है और नेगेशन का काम ये होता है कि चीज़ों को आपने रिवर्स करना है। यहाँ पे कुछ एरर ये है कि नट अच्छा, इसके आगे मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें इक्वल टू नहीं लिखना है। यहाँ पे हम सिर्फ नेगेशन लिखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है? तो ये जो नॉट इक्वल टू मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था, वो तो इक्वलिटी को रिवर्स करने के लिए नॉट इक्वल टू लिखा था। अगर आप किसी दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके साथ तो आपको वो नहीं लिखना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखिए, इस बार कोई एरर नहीं है और पहले जो ये लास्ट लाइन पे हमें 1 यानी कि ट्रू वैल्यू मिल रही थी, अब इस नेगेशन की वजह से ये फॉल्स यानी कि 0 आनी चाहिए। तो हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद रन किया और यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर सेज दैट 0 यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, जबकि हकीकत में एक्स और वाई की वैल्यूज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अभी भी इक्वल है। तो ये नट क्या करता है? रिजल्ट को रिवर्स करता है। मैं इसको हटाऊंगा तो फिर ये 1 टू रिस्टोर हो जाएगा। अब जाके मैं किसी दूसरे को चेंज करता हूँ, ये लेस देन और इक्वल टू का रिजल्ट जो भी है इसको अगर मैंने, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिजल्ट जो भी है उसका अगर मैंने रिवर्ट करना है तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? ये नेगेशन यानी सेम एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा और इसका मतलब नॉट इक्वल टू है, ठीक। अब इसका मतलब नॉट हो गया। तो ये कैसे रीड किया जाएगा? नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इस तरह जब इसके आगे लिखेंगे तो ये रीड किया जाएगा एक्स इज नॉट लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये कैसे रीड किया जाएगा? एक्स इज नॉट लेस देन वाई, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो इसका रीडिंग कैसे बनेगा? एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो ये जो भी है इसके आगे नट आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, आगे में से एक्सक्लेमेशन लगा लूंगा तो इसमें नट आ जाएगा और नट आ गया तो रिजल्ट मुकम्मल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले 1 हमें मिल रहा है, अब मैंने इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो अब ग्रेटर देन क्या कहेगा? द ग्रेटर देन और इक्वल टू सेज दैट, पहले 1 दे रहा था अब 0 देगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू सेज दैट 0 यानी कि आपकी एक्सप्रेशन गलत है, जबकि हकीकत में यह सही है, दोनों इक्वल है। तो ग्रेटर देन तो अगर नहीं है तो इक्वल टू है, बट दोनों में से एक अगर ट्रू है तो रिटर्न 1 पहले हो रहा था। तो इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के हवाले से? हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ एनी टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटीजर ही हर बार लेना है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंट की जगह स्ट्रिंग लिख देता हूँ और स्ट्रिंग के अंदर अब कोई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसकी स्ट्रिंग को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? डबल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये किसी का नाम हो गया अली। अब ये सारे गलत आने चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग और ये जो है हमारे इंटीजर, ये तो बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसके अंदर कोई कंपैरिजन बनती नहीं है। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो सिमिलर चीज़ों की करते हैं। फॉर एग्जांपल वेट की वेट के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मास का मास के साथ, प्रेशर का प्रेशर के साथ, इस तरह नंबर का नंबर के साथ। बट डिजिट या न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना, आप खुद देखें कि आप यहाँ पे क्या होता है। स्ट्रिंग की हमने गलत स्पेलिंग लिखी है, string लिखना था, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ गया, और एरर किस चीज़ के हवाले से है कि यहाँ पे आप ग्रेटर देन और लेस देन का कोई कंसेप्ट यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो है आप वैल्यू अलग आ चुकी है। वाई के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जबकि इंट के अंदर एक्स के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।